ज्योतिष को जितना आप लिख करके सीखेंगे उतना आपको तरक्की मिलेगी, यानी आपको वो उतना ही दिमाग में मेमोराइज हो जाएगा। तो आप वीडियो को देखते हुए पेन और रजिस्टर साथ लेकर के बैठे, हाथ के हाथ आप लिखते चलें। स्क्रीनशॉट लेकर के आप अपने मोबाइल में सेव जरूर कर लें, लेकिन उसे बार बार देख करके लिखने की कोशिश जरूर करते रहेंगे। यदि आप लिखने की प्रैक्टिस रेगुलर रखेंगे तो आप चुटकी भर में किसी की कुंडली देख करके पता कर लेंगे कि इस व्यक्ति की क्या कमजोरी है, क्या खासियतें हैं, क्या ये अच्छा है, क्या बुरा है, कहाँ तक आपको इसके साथ चलना चाहिए, कहाँ तक आपको इसको अवॉइड करना चाहिए। ये हमारा बड़ा गहरा और रहस्यमय सब्जेक्ट है। अब हम बात कर लेते हैं उच्च और नीच ग्रह और डिग्री के बाद, है ना। इसमें मैं आपको क्या कवर करके दे रहा हूँ, कौन सा ग्रह किस राशि में उच्च का माना जाता है, उसकी डिग्री कितनी हो तब वो उच्च माना जाएगा, वही ग्रह किस राशि में कितनी डिग्री पर नीच का माना जाता है। ये आपको अच्छे से समझ आना चाहिए, क्योंकि कोई भी ग्रह किसी भी राशि में बैठ करके अगर वो उच्च राशि में बैठा है तो वो उसके अच्छे फल बहुत ज़्यादा देता है, और यदि वो नीच राशि के अंदर बैठ जाता है तो ऐसी परिस्थिति में उसका जो फल होता है वो मैलेफिक हो जाता है, यानी थोड़ा अशुभ हो जाता है। क्लियर है बात। अब आपको मैं ये चार्ट दिखा रहा हूँ, आप देखिए इस प्रकार से सूर्य मेष राशि के अंदर उच्च का माना जाता है, और मेष राशि में उच्च होने की डिग्री होती है 10 डिग्री। क्लियर। और आपको इस ढंग से समझ में आ जाना चाहिए कि जब सूर्य इस प्रकार से लगन में पहले भाव में जब बैठा हुआ हो तो उसका जो 7वां भाव होगा, तुला राशि आ जाएगी 7वें भाव में, यहाँ पर सूर्य नीच का माना जाता है। इसी तरह से कोई भी ग्रह जिस भी राशि में उच्च का माना जाता है उसके अपोजिट 7वीं राशि में वो बिल्कुल नीच का माना जाता है। ये बिल्कुल अच्छे ढंग से आप समझ लीजिएगा। मैं फिर भी आपको बहुत अच्छे ढंग से क्लियर करूंगा और डिग्री भी बता देता हूं और राशि के भी हिसाब से बता। जैसे अब ये मेष राशि पहले भाव में सूर्य देव उच्च के हो गए, यहाँ पर डिग्री आएगी 10 डिग्री। अगर किसी की भी जन्म कुंडली के अंदर सूर्य देव किसी भी भाव में बैठे हैं और वो मेष राशि 10 डिग्री में बैठे हैं तो वो उस भाव का उच्च फल दे रहे होंगे। क्लियर बात। इसके बाद हम बात कर लेते हैं चंद्रदेव की। चंद्रदेव वृषभ राशि के अंदर 3 डिग्री के जब बैठे होते हैं तो ये शीर्ष उच्च फल देते हैं। अब 2 का अपोजिट 8 हो जाता है 7वें नंबर पे। तो वृश्चिक राशि में जब भी चंद्रदेव 3 डिग्री के बैठे हो तो वो नीच का फल दिया करते हैं। बात अच्छे समझ आ गई। अब हम बात कर लेते हैं मंगल देव की। मंगल देव मकर राशि 10वीं राशि होती है उसके अंदर ये उच्च फल दिया करते हैं और डिग्री होती है 28 डिग्री। और यही मंगल जब कर्क राशि के अंदर 28 डिग्री के बैठे हों तो ये नीच फल दे देते हैं। इसके बाद हम बात कर लेते हैं बृहस्पति देव के बारे में। बृहस्पति देव कर्क राशि के अंदर उच्च फल देते हैं 5 डिग्री में, और मकर राशि के अंदर जब ये बैठे हुए हों 5 डिग्री तक तो ये अशुभ फल बहुत ज़्यादा देते हैं। इसके बाद बारी आ जाती है शनिदेव की। शनिदेव मेष राशि के अंदर जब 20 डिग्री के बैठे हुए हों तो ये बहुत नीच फल देते हैं, लेकिन जब ये तुला राशि 20 डिग्री के अंदर बैठे हों तो ये बहुत शुभ फल दिया करते हैं। क्लियर। इसके बाद आ जाती है बारी बुध देव की। बुध जन्म कुंडली के अंदर जब कन्या राशि में 15 डिग्री के बैठे हुए हों बहुत उच्च फल देते हैं, लेकिन यही बुध जब मीन राशि 15 डिग्री में बैठ गए तो नीच फल दे दिया करते हैं। अब आखिरी हमारे बचते हैं शुक्र महाराज। शुक्र महाराज कन्या राशि 6ठी राशि के अंदर जब 27 डिग्री में बैठे हुए हों तो अति नीच फल देते हैं, लेकिन जब ये मीन राशि के अंदर बैठ जाएं तो ये उच्च फल दिया करते हैं 27 डिग्री में। तो ये आपको उच्च नीच की परिभाषा समझ आ गई। अब ये मैंने आपको डिग्री के भी हिसाब से बता दिया। आप इस प्रकार से डिग्री लिख करके रख लीजिएगा अपने पास। आपको कुंडली के भी हिसाब से दे दिया और आपको चार्ट के भी हिसाब से दे दिया जा रहा है। जिसमें भी आप कन्वीनियंट हो वो आप अपने पास संभाल लीजिएगा। क्लियर है बात। अब हम बात कर लेते हैं मूल त्रिकोण की। त्रिकोण, मूल त्रिकोण का मतलब आपको बताते तो
मूल का मतलब हो जाता है रूट कॉज, यानी कि जिस रूट कॉज पर कौन सा प्लैनेट सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिजल्ट देता है ना। जैसे आप अपने घर में रहते हैं तो आपकी ताकत बहुत अच्छी होती है, जब आपके नाम से पेपर्स हो जाते हैं तब आपकी ताकत बहुत अच्छी हो जाती है। तो अथॉरिटी साइन इज अ मूल साइन। तो मूल साइन आपका क्या होता है, जब आपका कोई भी ग्रह अपनी ही मूल राशि में बैठा हो उसको मूल कह दिया जाता है। अब ये यहाँ पे गंड मूल से मत जोड़ लीजिएगा वो बात, मैं आपको अगली बात बता देता हूँ और आपको ये अगला टॉपिक बताऊंगा कि गंड मूल या मूल नक्षत्र क्या होते हैं, ये भी आपको इसी वीडियो में बता दूंगा मैं। तो आप सबसे पहले समझ लीजिए, देखिए इस प्रकार से हम बात करेंगे शुक्र से लेकर के। शुक्र हमारी जन्म कुंडली के अंदर तुला राशि के अंदर मूल राशि के अंदर माने जाते हैं, क्लियर है। जबकि शुक्र की दूसरी राशि भी होती है, वृषभ राशि होती है, उसको मूल में नहीं माना जाता। शुक्र को तुला राशि के अंदर मूल राशि का मालिक माना जाता है एक। इसके बाद बारी आ जाती है सूर्यदेव की। सूर्यदेव को हमारे यहाँ पे सिंह राशि में ही मूल स्वभाव का माना जाता है। चंद्रमा को वृषभ राशि के अंदर मूल स्वभाव का माना जाता है। इसके बाद बारी आ जाती है मंगल देव की। मंगल देव मेष राशि के अंदर मूल स्वभाव के मालिक माने जाते हैं। इसके बाद बारी आ जाती है बृहस्पति देव की। बृहस्पति देव को धनु राशि के अंदर मूल स्वभाव का माना जाता है। शनि देव को कुंभ राशि के अंदर मूल स्वभाव का माना जाता है। और इसके बाद बारी आ जाती है बुध देव की। बुध देव को कन्या राशि के अंदर मूल स्वभाव का माना जाता है। और राहु केतु मैग्नेटिक प्लैनेट है, छाया ग्रह है, ये कभी दिखाई नहीं देते। इसके पीछे मैं आपको किसी दिन एक वीडियो आपके लिए स्पेशली ये बनाऊंगा जिसमें राहु केतु को कैसे हमारी ऑर्बिटरी में समझा जाता है, हमारे ऑर्बिट सिस्टम में राहु केतु कैसे क्रिएट होते हैं, ये मैं आपको किसी दिन अगली वीडियो में बताऊंगा। तो आपको समझ आ गया कि जो हमारे 7 के 7 ग्रह हैं उनके मूल राशियाँ कौन सी होती हैं, ये आपको अच्छा समझ आ गया। अब इसके बाद मूल त्रिकोण भाव कौन से होते हैं, पहला होता है, चौथा होता है, 7वां होता है, 9वां होता है और 10वां होता है। ये मूल त्रिकोण भाव माने जाते हैं जब कोई भी ग्रह इन भावों के अंदर अपनी ही जो मूल राशि मैंने आपको बताई, अगर वो उसके अंदर बैठा हुआ होता है मूल भाव और मूल राशि में, तो वो बहुत स्ट्रॉन्ग रिजल्ट देता है। जैसे मैं आपको बता देता हूँ, बृहस्पति यदि पंचम स्थान में इस प्रकार से बैठे हुए हों 5वें घर में और धनु राशि के अंदर ही बैठे हों, तो वो मूल त्रिकोण स्वभाव के साथ साथ मूल राशि का फल भी दे रहे हैं। तो ऐसी स्थिति के अंदर जातक को बृहस्पति के अति शुभ फल की प्राप्ति होती रहती है। या इस प्रकार से आप देखिए, लगन में यदि सूर्य देव सिंह राशि में बैठे हैं तो भी ये मूल त्रिकोण और मूल स्वभाव राशि के अंदर ये कैलकुलेटेड माने जाते हैं। और ऐसी परिस्थिति में सूर्य का फल जातक के ऊपर बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। आशा करता हूँ यहाँ तक आपको जो भी मैंने बताया वो आपको समझ आ रहा होगा। अब मैं आपको गंडमूल के बारे में बता देता हूँ कि कैसे ये कैलकुलेट किया जाता है। देखो, आपको नक्षत्र थोड़ा से याद होने चाहिए। मैं आपको नक्षत्र भी कहूँगा कि आप जरूर याद कर लीजिए, क्योंकि जब तक आप नक्षत्रों को ठीक से याद नहीं करेंगे आपको प्रॉपर नहीं पता चलेगा कि आपके घर में जिस भी व्यक्ति का जो भी राशि है उस राशि के हिसाब से उसके ऊपर क्या ज़्यादा प्रोमिनेंट प्लैनेट्स का असर है। और प्रोमिनेंट प्लैनेट का असर नक्षत्र के हिसाब से चलता है, ये मैं आपको आने वाली वीडियो में बताऊंगा। तो सबसे पहले आप समझ लीजिए, केतु और बुध के नक्षत्र में जो भी व्यक्ति पैदा होता है, मैंने क्या कहा, केतु या बुध के नक्षत्र, ये 6 नक्षत्र होते हैं। इन नक्षत्रों में जो भी व्यक्ति पैदा होता है उसको हम गंडमूल में जन्म हुआ व्यक्ति मानते हैं। अब वो कौन से नक्षत्र होते हैं, आप देखिए, केतु के नक्षत्र होते हैं अश्विनी मघा मूल, आप देख लीजिए ये इस प्रकार से। और बुध के नक्षत्र होते हैं आपका अश्लेषा, ज्येष्ठ और रेवती। इन 6 राशियों में जो भी व्यक्ति पैदा होगा हम उसको कहते हैं ये व्यक्ति मूल नक्षत्र में पैदा हुआ है, ये मूल में पैदा हुआ है। और मूल का मतलब मैंने आपको पीछे बताया रूट कॉज है, यानी कि ये व्यक्ति आपके परिवार का कोई रिसेंटली गया हुआ है, आपके घर में जल्दी में ही वापस आया है। तो इसीलिए मूल का माना
ये जाता है और इसकी पूजा भी करवाई जाती है, क्योंकि कोई आपके घर में वापस तभी आता है ना, या आपकी ज़िंदगी में जब उसका कोई काम अधूरा रह गया हो, जब उसकी कोई चीज़ अधूरी रह गई हो, तो कई बार वो स्पेसिफिक किसी पर्सन से ज़्यादा अटैच्ड हो जाता है, उसका लेन देन उसके साथ ज़्यादा होता है। तो इसीलिए इसकी पूजा समय रहते अवश्य जातक को करवा लेनी चाहिए। आशा करता हूँ आपको अभी तक के जो भी मैंने 12 पॉइंट्स आपको बताए वो आपको बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे। आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। कमेंट्स में मुझे जय माता दी जरूर लिख दीजिएगा, और आपका जन्म लग्न क्या है और आपको कितना समझ में आया मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। यदि आपके कोई सुझाव हैं, आपके मन में कोई सवाल है, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अपॉइंटमेंट्स के लिए नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप ऑडियो वीडियो कॉल के थ्रू मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी ज़रूर फॉलो कर सकते हैं। आज्ञा दीजिए, अगली पार्ट 3 वीडियो में आपसे जल्दी मुलाकात होगी। कुछ नए कॉन्सेप्ट्स आपको बहुत अच्छे से मैं क्लियर करूँगा। आज्ञा दीजिए, जय माता दी।